बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि मेरे सब बच्चे खैरियत से होंगे, आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बेटा आज जैसे कि आपको पता है कि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप जनरल साइंस की बुक्स निकाल लीजिए, ठीक है जी, और साथ ही अपने नोट्स ओपन कर लें, ठीक है। और आपके पास जो है ड्यूरिंग लेक्चर, जब आपने लेक्चर सुनना होता है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी पेंसिल या कोई पेन अपने हाथ में पकड़ें, ताकि जो डेफिनेशन या कोई अंडरलाइन कुछ करवाना तो आप साथ इसे मार्क कर लें जी। तो आज हमारा बेटा जी लेक्चर नंबर 6 है, 7th क्लास जनरल साइंस। ओके, एज वी नो कि हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 1 इज़ अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है जी। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स में हमने बेटे पहले 2 सिस्टम्स हमने डिस्कस कर लिए आपकी बुक में, ओके। और वो 2 सिस्टम्स हमने कौन से डिस्कस किए हैं? दे आर द डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ द टुडेज़ टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आपको प्रीवियस टॉपिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने रेस्पिरेशन का पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होती है। तो रेस्पिरेशन क्या था बेटा, हमने क्या डिस्कस किया था रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो जो आप ब्रीथिंग करते हैं, जो आप सांस लेते हैं, और हर सांस में, हर इंटरवल में आप ऑक्सीजन गैस अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो ऑक्सीजन अंदर जाना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। किस तरह से कि जब आपकी ऑक्सीजन सेल्स में मौजूद जो ग्लूकोज है वो ब्रेक करती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है बच्चे। तो ये हमने सिंपल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में सारा डिस्कस कर लिया हुआ है, हमने उनका डिफरेंस भी पढ़ लिया हुआ है, हमने 2 उनकी टाइप्स भी डिस्कस की थी। टाइप्स कौन सी थी मैं वो भी आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एक हमने पढ़ी थी एरोबिक रेस्पिरेशन और एक हमने डिस्कस किया था एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? द मोड ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? द मोड ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के उसको टेक्स प्लेस होने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। तो अब उसके बाद यहाँ तक हमने सारा डिस्कस कर लिया था, हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, वो है जी मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। आपकी बुक में बेटा पेज नंबर 7 है, टॉपिक 1.5 है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन जी। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी हमें समझ आ गई, हमने उसकी टाइप्स भी डिस्कस कर ली। हमें मैकेनिज्म का नहीं समझ आया कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म बेटे बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में होती है तो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें ऐसी कौन सी चेंजेस आती हैं जो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के दौरान करती है, ठीक है बेटे। तो उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आपकी बुक में उन्होंने 5 मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस किए हुए हैं, जो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम सारे कवर करेंगे, ठीक है जी। उससे पहले कि मैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की डिटेल की तरफ जाऊं, हम आपको थोड़ा सा जो है मैं आपको ब्रीफली बता देती हूं कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर आपने जो उसके मेन प्रोसेस हैं, जो कि हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? सिंपली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल जो आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। एक्सहेलेशन जैसे कि उसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्सहेलेशन मीन्स के कुछ एक्सक्रीट करना, कुछ एक्सपेल करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो रेस्पिरेशन के दौरान हम कौन सी गैस बाहर निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटे। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फर्स्ट आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली द ब्रीथिंग, ठीक है जी। जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें, दैट इज़ द ब्रीथिंग, नंबर 1। अब ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग की हमने बहुत डिटेल में हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हमने उसका डिफरेंस भी पढ़ा था। द सिंपल टेकिंग इन ऑफ एयर इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग के अंदर होता क्या? ब्रीथिंग के अंदर बेसिकली आपकी बॉडीज़ के अंदर जो एयर प्रेशर है, जो थोरेसिक कैविटी की मूवमेंट्स हैं, वो चेंज होती हैं। ब्रीथिंग को बेसिकली हम 2 स्टेप्स में कह लीजिए कि हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। द वन इज़ द इंस्पायरेशन एंड अदर इज़ द एक्सपायरेशन, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले मैं इंस्पिरेशन को डिस्कस करती हूँ आपसे। इंस्पिरेशन क्या होता है? मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की हुई है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में जो है वो इजी रहे, आपको साथ साथ समझ भी आती रहेगी। आपकी बुक की डायग्राम है फिगर 1.10A, ठीक है बेटा। आपने साथ साथ, जब मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही होंगी, आपने बेटे साथ साथ आपने बुक के ऊपर डायग्राम को फोकस करना है जी। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इनहेलेशन का मतलब क्या है। इनहेलेशन का जैसे मैंने अभी आपको मीनिंग भी बताया है कि इनहेलेशन का मीनिंग ये होता है टू टेक इन ऑक्सीजन,
यानी कि जब आप सांस अंदर लेकर जाते हैं, जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, जब आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में इन्हेलेशन के दौरान और यू कैन से इंस्पायरेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस होती हैं। दिस वन इज़ अ डायफ्राम, ओके, दिस वन इज़ अ राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था ना कि हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, वन इज़ ऑन द राइट साइड, अदर इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये थोरेसिक कैविटी का पार्ट नज़र आ रहा है जिसके लिए एरोज दिखाए गए हैं। थोरेसिक कैविटी यानी कि जो आपके सीने का हिस्सा है, दैट इज़ बेसिकली योर थोरेसिक कैविटी। यहाँ आपकी बुक के अंदर मेंशन भी हुआ है वर्ड थोरेसिक कैविटी। इंस्पायरेशन में देखिएगा बेटा, आपको लाइन नंबर 1 में नज़र आ रहा होगा थोरेसिक कैविटी, ठीक है। ये सीने का हिस्सा है यहाँ पे, जिसको हम थोरेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, रिब्स बेसिकली जो आपकी पसलियाँ हैं, रिब केज जो पूरा आपका रिब केज है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपका डायफ्राम, ठीक है। अब इस इंस्पायरेशन के दौरान बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं। एयर इनहेल्ड मीन्स कि जब आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं, मेनली इनहेलेशन के दौरान आप कौन सी गैस एयर से अंदर लेकर जा रही हैं, ऑक्सीजन। और आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एयर इज कंसिस्ट ऑफ 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटे। तो अब हम इस ऑक्सीजन जब इनहेलेशन हो रही है, अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में इंस्पिरेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस होती हैं। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये जो एरो की पोजीशन होती है, हमेशा याद रखें कि जब एरो ऊपर की तरफ होता है, कहीं पे शो किया जाता है, अप साइड होता है, तो इट मीन्स कि कोई चीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर एरो की पोजीशन डाउनवर्ड आपको नज़र आती है, कहीं पे भी अगर आप आगे देखते हैं, इट मीन्स कि कोई चीज़ डिक्रीज़ कर रही है जी। तो अब देखिए कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज़, ऑब्वियसली जब एयर अंदर जाएगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ के लिए आपको अपनी बुक में देखें तो एरोस की डायरेक्शन ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। एयर प्रेशर अंदर डिक्रीज़ होगा, एयर प्रेशर के लिए यहाँ पर उन्होंने जो है वो आपको एरो भी शो किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 2 तरह के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स बच्चे क्या होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये छोटी सी डेफिनेशन आप ऐसा करें कि यहीं पर अंडरलाइन करें इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और मेरे साथ मैं आपको लिखवा रही हूँ डेफिनेशन, मार्क करें और यहीं पर आप डेफिनेशन लिख लीजिए। आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरकोस्टल मसल्स पढ़ें तो आपको याद हो कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं। द मसल्स सिचुएटेड बिटवीन द रिब्स दैट मूव द चेस्ट वॉल, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से नोट कर लीजिए। द मसल सिचुएटेड बिटवीन द रिब्स दैट मूव द चेस्ट वॉल, यानी ऐसे मसल्स जो कि रिब्स के दरमियान में प्रेजेंट हैं, रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट है और वो चेस्ट वॉल को मूव करवा रहे हैं। अगर हम यहीं पर देखें तो ये देखें, ये जो आपके रिब्स हैं इनके दरमियान में यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, दे आर बेसिकली द इंटरकोस्टल मसल्स, यानी रिब्स के सेंटर में यहाँ पर जो नेक्स्ट रिब है, मैंने यहाँ थोड़ी डिस्टेंस इसलिए ड्रॉ की हुई है कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको ज़रा डायग्राम यहाँ पे बोर्ड पे क्लियर नज़र आती है। मैं इसको अलग से आपको ड्रॉ करके दोबारा से बता देती हूँ। द मसल्स सिचुएटेड बिटवीन द रिब्स दैट मूव द चेस्ट वॉल, ठीक है। सपोज कि ये आपकी एक रिब, देन दिस वन इज द सेकेंड वन। अब इनके दरमियान में जो ये मसल्स हैं, दे आर द इंटरकोस्टल मसल्स, यानी 2 रिब्स के दरमियान में जो मसल्स प्रेजेंट है, दे आर द इंटरकोस्टल मसल्स। अब इस मसल्स में एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि जो थोड़ा सा बाहर वाली साइड पर हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं यानी कि जो थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैंने जस्ट ग्रीन से शो करने के लिए आपको यहाँ दिखाया है। अगर मैं इसी डायग्राम में आपको शो करूँ तो देखें, जैसे ये रिब 1 रिब 2, इनके दरमियान ये आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, और ये थोड़ा सा जो अंदर करके हैं, दे आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है जी। तो इंस्पिरेशन के दौरान थर्ड आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं, ये होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको हो गया इंस्पिरेशन का प्रोसेस। सेकेंड, उसके बाद इसी तरह से एक्सपायरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग में मैंने आपको बताया ना कि हम ब्रीथिंग में आगे 2 स्टेप्स पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपिरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंस्पिरेशन का प्रोसेस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटे। अब हम नेक्स्ट इसका जो स्टेप्स है ब्रीथिंग का, जो नेक्स्ट स्टेप है जो अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रीथिंग के एक्चुअली 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ इंस्पिरेशन, नंबर 2 इज़ एक्सपिरेशन। तो अब देखिए जो एक्सपिरेशन का है उसमें क्या होता है, एयर एक्सहेल। अब एयर में कौन सी ऐसी गैस है जिसको हम एक्सहेल करते हैं, डैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल किसको कर रहे थे हम, ऑक्सीजन को। एक्सहेल किसको करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को।
जस्ट लाइक डैट, जैसे आपने इंस्पायरेशन में देखा कि आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं, बिल्कुल इसी तरह बेटे एक्सपायरेशन में भी कुछ चेंजेस आती हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आपने क्या याद करनी है कि जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट स्टेप्स होते हैं एक्सपायरेशन में। यानी जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो जो चेंजेस आपने देखी हैं अपनी बुक में आपकी लिखी हुई है, अब बिल्कुल इन्हीं चेंजेस को मैंने ऑपोजिट कर देना है, तो वो यहाँ पर आपका एक्सपायरेशन का आ जाएगा। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी डिक्रीज्ड। अब देखिए डिक्रीज है तो मैंने एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ लगाई हुई है, सेम वही स्टेप है, बस अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा। एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एयर प्रेशर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी, एयर प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, तो जो एरो की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ। जस्ट लाइक डैट यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स का भी बताया हुआ है, उन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स को अगर हम इंस्पायरेशन में देखें तो हम इन्हें बिल्कुल ऑपोजिट कर लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल बी रिलैक्स। जी बेटे अब इस दौरान देखें यहाँ तक आपने जो पढ़ा कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल बी रिलैक्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ वही इंटरकोस्टल मसल्स, सपोज द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन योर लिप्स। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, और इसके साथ ही आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, जो दो रिब्स के दरमियान जो मसल्स प्रेजेंट है। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपकी फिगर 1.10b एक्सहेलेशन है, जिसमें एक्चुअली अगर हम दोनों में एक और कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर आपको डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ यानी सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी डायग्राम में देखें बुक पे, और यहाँ पर आपको डायफ्राम की पोजीशन थोड़ी रिलैक्स नज़र आ रही है, यानी थोड़ा वाइड नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है ब्रीथिंग, वो कंप्लीट हो गया है। उस ब्रीथिंग के अंदर हमने आगे फर्दर जो है उसकी कैटेगरीज पढ़ी हैं, डेट इज़ द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन, ठीक है जी। इसके साथ अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं कि ब्रीथिंग के बाद हमारी बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी चेंजेस आती हैं, डेट इज़ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। वन बाय वन अब ज़रा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। बच्चे सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने यही बताया हुआ है, बाकी जो आपको मैकेनिज्म रेस्पिरेशन में आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है इतनी, जस्ट 2 लाइंस हैं। आपने सिर्फ उतना ही जितना आपके सिलेबस में आपकी बुक में है, आपने जस्ट इतना ही करना है जी। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म रेस्पिरेशन में जो अगला स्टेप है दैट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप इज़ अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हाँ जी, तो एक्सटर्नल का मीनिंग क्या होता है बच्चे? एक्सटर्नल वर्ड हम कॉमनली यूज़ भी करते हैं। एक्सटर्नल कहते हैं बाहर को, ठीक है, बाहर वाली कोई चीज़ है, बैरूनी, ठीक है, आउटसाइड। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नली आप अपनी बॉडी से जब वो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, कौन सी गैस आप बॉडी से बाहर एक्सहेल कर रहे हैं। एक्सहेल में भी अपने वर्ड एक्स पढ़ा, एक्सटर्नल अब पढ़ने लगे कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बाय द डिफरेंट प्रोसेस बिटवीन द एल्विलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज। यानी इस प्रोसेस में एक्चुअली तो गैसेज एक्सचेंज ही है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में भी गैसेज एक्सचेंज है, इंटरनल रेस्पिरेशन में भी गैसेज एक्सचेंज है। अभी जब मैं इसके फ़ौरन बाद आपको इंटरनल रेस्पिरेशन करवाऊंगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका गैसियस एक्सचेंज है, मेनली होना तो गैसियस एक्सचेंज ही है ना जी बेटे। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का बताते हुए मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूँ कि हमने गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे पढ़ा था। लंग्स के अंदर जाकर बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होता है, फाइनली गैसियस एक्सचेंज होता है। और वो गैसियस एक्सचेंज कौन करवाता है? वो गैसियस एक्सचेंज हमारे लंग्स में मौजूद स्मॉल जो स्ट्रक्चर्स हैं एल्विलाई, ठीक है, दे आर द बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, ठीक है बेटे। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किसके थ्रू हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ द डिफियन प्रोसेस। और किन के दरमियान हो रहा है? डिफियन प्रोसेस के थ्रू तो हो रहा है, किन के दरमियान हो रहा है? एल्विलाई, द सेम एल्विलाई विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। याद है ना आपको, हमने पढ़ा था एल्विलाई 1 सेल थिक होते हैं जो एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं लंग्स के अंदर फाइनली बिटवीन द एल्विलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज। और ये भी आपको याद होगा, आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे ये भी याद होगा कि जो आपकी एल्विलाई है दे आर ऑल सराउंडेड विद द ब्लड कैपिलरीज, के फाइनली वो जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। यही अब रेस्पिरेशन का पर्पज़ है ना कि जो ऑक्सीजन आप अंदर लेकर जा रहे हैं वो आपके ब्लड के अंदर जाकर बाइंड करे, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। सो दैट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आपकी बुक में उसके फ़ौरन बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू लिखी हुई है, मैं उसको ज़रा बाद में करवाती हूँ। उसके साथ ही मैं अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के साथ
कंपैरिजन करते हुए आपको नंबर 3 जो उन्होंने बताया हुआ है दैट इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन, वो स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि साथ ही आपका कंपैरिजन भी हो जाए और आपको ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी समझ आ जाए। इंटरनल, अब इंटरनल का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या पड़ा था? आउटसाइड। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में भी होना गैसेज एक्सचेंज ही है। गैसेज एक्सचेंज मीन्स क्या होगा कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। अब जब आपकी बॉडी में इंटरनल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब होना है तो क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द टिश्यूज़। वहाँ पे हमने एल्विलाई पढ़ा था। यहाँ पे जो वर्ड आपको नजर आ रहा होगा अपनी बुक के अंदर, दैट इज़ द इन द टिश्यूज़, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। टिश्यू की भी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, मार्क कर लीजिए। यहाँ पे वर्ड टिश्यू, यहाँ पे डेफिनेशन गिवन नहीं है। एक छोटी सी डेफिनेशन जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, टिश्यू को अंडरलाइन करके उसके ऊपर ही लिख लें पेंसिल से। सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, और यू कैन से स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। सेम सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म सेम फंक्शन। जब सेल्स कंबाइन करते हैं, एक जैसे सेल्स कंबाइन करेंगे और वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है बेटे। सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आपकी जो रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस लेवल तक हो रहा है? टिश्यूज़ तक, ठीक है। इसको हम सेकेंडली क्या कहते हैं? दैट इज़ ऑल्सो नेम एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसके दरमियान हो रहा है? बिटवीन द एल्विलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है जी। अब इसके साथ हम नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और ये कौन सी ऑक्सीजन है? ये वही ऑक्सीजन है जो आपकी बॉडी इनहेलेशन के दौरान अंदर लेकर जा रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ जी। तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ व्हाट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन? द वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन जी। ऑक्सी इज टेकन फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चे? हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। बेसिकली आपको अपने ब्लड का जो रेड कलर भी नज़र आता है ना, जो आप देखते हो ब्लड अपेरेंटली आपको रेड कलर में नज़र आता है, ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, प्रोटीन है एक हीमोग्लोबिन, एंड इट बेसिकली रेड इन कलर। तो इसी के रेड कलर की वजह से जो ब्लड का कलर है जो आपको अपेरेंटली नज़र आता है, डेट इज़ ऑल्सो इन द रेड। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ तक जा रही है, इंटरनल रेस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा ना कि अंदर टिश्यूज़ तक जा रही है, तो अब यही जो ऑक्सीजन है कि आपके ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी एंड इट विल मेक अ कंपाउंड नेम एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ब्लड तक ट्रांसपोर्ट की जाएगी, जो कि आपके इस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का स्टेप का नेम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, ठीक है। अब इसके बिल्कुल नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट अगला नज़र आ रहा है नंबर 5, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। यानी कि अभी हमने ऑक्सीजन की तो ट्रांसपोर्ट पढ़ी ना किस फॉर्म में हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Now the last step is the transport of carbon dioxide, transport of carbon dioxide from tissues into lungs, ठीक है जी। आपको लास्ट वाली उसमें पॉइंट में नज़र आ रहा है फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस तरह से आपने ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड में, जस्ट लाइक दैट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करना है, एक्सेलेशन के दौरान हमने बॉडी से बाहर निकालना है। नाउ द सेम कार्बन डाइऑक्साइड अब ये भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और एक कंपाउंड बनाएगी जिसका नाम है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्लड के अंदर रेड कलर का जो पिगमेंट आपको नज़र आता है अपेरेंटली, दैट इज़ अ प्रोटीन। बेसिकली ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, रेड कलर में होती है, तो इसी वजह से ब्लड का कलर भी रेड नज़र आता है। कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म द कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। आपको आगे कंपाउंड का नाम बिल्कुल लास्ट में नज़र आ रहा होगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चे, कार्बामीनो
हीमोग्लोबिन। चूँकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है तो हम इसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उसमें जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हुई थी तो उसको हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा था। अब ये इस फॉर्म में तो इसके साथ कंबाइन करती है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। बॉडी में चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है कि जिसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करना है, जिसको बॉडी से बाहर ही निकालना है। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी कैसे बाहर निकालती है, किन डिफरेंट मटेरियल्स की फॉर्म में बाहर रिलीज़ करती है, आपकी बुक में कुछ नेम्स मेंशन है, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आइंस एंड द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को तो हमने डिटेल से डिस्कस भी कर लिया ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। इन 3 फॉर्म्स में, इन 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। नंबर 1 बाइकार्बोनेट आइंस, कार्बोनिक एसिड एंड द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जी, तो यहाँ तक आपका जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स हैं यहाँ तक वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 1 हमने ब्रीथिंग पढ़ा था, जिसको आगे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के, जहाँ पे एक्सटर्नली जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसके दरमियान हो रहा है, बिटवीन द एल्विलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज। देन हमने इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन योर टिश्यूज़। ठीक है, दैट्स टेक्स प्लेस इन योर टिश्यूज़। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, व्हेन द ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लास्ट में हमने ये पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी उसको 3 डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल्स में, वैसे तो और भी बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन आपकी बुक में 3 डिस्कस हुए हैं, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आइंस एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इनकी फॉर्म में बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट करती है, इसको रिलीज़ करती है। जी, तो बेटे इसके साथ ही अब जो आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 8 पे देखिएगा, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट इज़ वेरी इजी टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हर सिस्टम को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उस सिस्टम की कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़ते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर का मैंने आपको याद होगा कि जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे भी हम कुछ डिसऑर्डर्स आपको बताई थी ना, वहाँ पे भी हमने कुछ डिस्कस की थी डिसऑर्डर्स। और डिसऑर्डर वर्ड का मीनिंग मैंने वहाँ पे आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि डिसऑर्डर मीन आउट ऑफ ऑर्डर, यानी बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का, किसी एक सिस्टम का आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना, ख़राब हो जाना, उसका अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना कर पाना। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने उसकी कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ी थी। वो कौन सी डिसऑर्डर थी वो हमने डिस्कस की थी, अल्सर, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। जस्ट लाइक दैट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वाई रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे? क्योंकि आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसका हमने पूरा मैकेनिज्म ही पढ़ लिया। अब हमने उसकी कुछ डिसऑर्डर्स पढ़नी है। आपकी बुक में ऑल्दो कि बहुत से डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने जस्ट 4 डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ द लंग कैंसर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लंग कैंसर। अब ये लंग कैंसर कैसे होती है? सबसे पहले लंग्स का तो आपको पता है, लंग्स मीन्स हमारे फेफड़े, एंड वी हैव द पेयर ऑफ लंग्स, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। लंग कैंसर बेसिकली किस तरह से होता है? ये कैंसर क्या होता है? कैंसर इज़ बेसिकली द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, कि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं अगर वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू हो जाए, बगैर किसी जो वो नंबर के कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते चले जा रहे हैं, ऑल्दो के सेल्स डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर अनकंट्रोल डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रहा और सेल मुसलसल डिवाइड करते जा रहे हैं, सो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स इज ऑलवेज कॉल्ड द कैंसर। अब अगर ये लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो ये क्या कोज करेंगे? लंग कैंसर। खुदा न खासा बॉडी के किसी और पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उस पार्ट का भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि इंटेस्टाइनल कैंसर है या कोई और कैंसर, लिवर कैंसर है, कोई भी और तरह का कैंसर भी आपने जैसे अक्सर सुना भी होगा। अब ये लंग कैंसर किस तरह से होता है? इसका जो सबसे एक मेजर कॉज है जो आपकी बुक में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो चूँकि हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड एयर है। ठीक है, हमारी एयर इतनी क्लीन नहीं है, कोई इतनी फिल्टर वाली एयर नहीं है कि हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी एयर नहीं जो हम अंदर लेकर जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड एयर है। तो जब आप इनहेल करते हैं तो इस इनहेलेशन के दौरान आप अपनी बॉडी के अंदर जो है वो स्मोक, ठीक है, और बहुत से ऐसे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में इनहेलेशन के दौरान एंटर हो जाते हैं, जो कि हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब है, आपको याद होगा हमने ब्रोंकाई के बारे में पढ़ा था, जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब को और लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं। ठीक है,
और स्मोकिंग में अगर हम देखें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो डू यू नो कि जो सिगरेट स्मोक होता है दैट बेसिकली कंटेन द 50 टाइप ऑफ द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। वो 50 मोर देन 50 इस तरह के उसमें एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं। तो लंग कैंसर की एक बहुत बड़ी रीज़न पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड जो है वो बेसिकली स्मोकिंग भी है, ठीक है जी। सो इन लंग कैंसर द सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली अनकंट्रोल एंड इट विल कॉज अ लंग कैंसर एंड इट विल, जब ये अनकंट्रोल डिवीजन होगी तो ये ब्रोंकाई को ब्लॉक कर देगी। ऑब्वियसली देखिए ना, अगर किसी जगह के ऊपर इतने सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करते चले जा रहे हैं तो जो आपकी ब्रोंकाई ट्यूब थी, आपको याद है हमने पढ़ा था कि जब आपके ट्रकिया है वो आगे किस में डिवाइड होता है, इनटू द ब्रोंकल्स, ठीक है। और वो ब्रोंकल्स आगे जाकर किस में डिवाइड होते हैं, फर्दर द स्मॉलर ट्यूब द स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो वो उसको जो ब्रोंकाई उसका पैसेज है उसको ब्लॉक कर देगी। और जाहिर सी बात है अगर वो ब्लॉक ही हो जाएगा, पैसेज ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस ही प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगा। और अगर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, अगर किसी इंसान को सांस ही नहीं आ रहा तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा। ऑब्वियसली कि उस केस में इतना सीवियर हो जाता है कि उस इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद हम सेकेंड की तरफ आते हैं। लंग कैंसर के बाद जो आपकी सेकेंड डिसऑर्डर आपकी बुक में डिस्कस है दैट इज़ अबाउट द ब्रोंकाइटिस जी। तो ब्रोंकाइटिस आपको इसके नेम से भी याद आ रहा होगा, हमने ब्रोंकाई पढ़े थे जी। ब्रोंकाई क्या थे, जब ट्रेकिया डिवाइड करता है, जब दोनों साइड्स के लंग्स में एंटर होता है तो ट्रेकिया जो है वो डिवाइड किस में कर जाता है, इनटू द ब्रोंकस सिंगुलर, और प्लूरल इसका क्या था, ब्रोंकाई। तो अब अगर ये ब्रोंकाई इन्फेक्ट हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई इज कॉल्ड द ब्रोंकाइटिस। आपकी बुक में वर्ड इन्फ्लेमेशन लिखा भी हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में, ब्रोंकाई। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई इज कॉल्ड द ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया भी ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। और इस डिजीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट के जो लंग की कैपेसिटी होती है, जो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, वो कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, वो कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। नंबर 3 जो है उसके ऊपर जो डिस्कस हुआ है दैट इज़ अ निमोनिया। निमोनिया आपने कॉमनली सुना भी होगा, खुदा न खास्ता हमें से किसी न किसी को लाइफ के किसी स्टेज के ऊपर निमोनिया हो भी जाता है। निमोनिया आप किसकी इन्फ्लेमेशन है, निमोनिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्विलाई, ठीक है जी। अब ये जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई था, इस तरह से ये इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्विलाई है एंड द एल्विलर सैक्स। अब इसमें क्या होता है कि एल्विलाई या एल्विलर सैक्स जो होती हैं वो फ्लूइड से या डेड वाइट ब्लड सेल से एक्यूमुलेट हो जाती हैं, उससे बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से जो है वो पेशेंट की रिड्यूस हो जाती है एबिलिटी कि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके या गैसेस एक्सचेंज कर सके। तो इस वजह से जो है वो ये निमोनिया भी जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है। निमोनिया के लिए यहाँ पे साइड बॉक्स में उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि निमोनिया इज़ कॉज बाय द न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम भी मेंशन आपकी बुक में कि कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर रहा है, डेट इज़ अ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। और इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के साथ कुछ वायरसेस भी जो हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। लास्ट वन तो बेटे बहुत इजी है, ये हम में से लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे, बल्कि ऑलमोस्ट हम सबको ही ये प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लुएंजा, दैट इज़ कॉमनली नेम एज द फ्लू। अ वेरी कॉमन वायरल और द यू कैन से द बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इसमें कुछ सिम्टम्स होती हैं कि जैसे फीवर हो जाना, हेडेक है, मस्कुलर एक है, सर में दर्द होना या जिस्म में दर्द होना, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाना, टेम्परेचर टिल 101 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है जी। तो दैट इज़ अ कॉमन वायरल डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आपका जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ डायरी वर्क जो है आपका वो भी नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको अपने लेसन में बताती हूँ, अपने लेक्चर में बताती हूँ कि बच्चे जो डायरी आपको दी जाती है ना बेटा, वो साथ के साथ याद किया करें, ठीक है। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो आपके MCQs हैं डेट इज़ MCQ नंबर 12, और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है डेट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सिर्फ इतनी सी डायरी आज के टॉपिक के साथ है, आपके MCQ नंबर 12 है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है जी। आज का छोटा सा एक मैसेज आपके लिए बेटे कि आप जो एक चूँकि आजकल थोड़ा सा स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है, तो उसके हवाले से एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके मामलात में खुद ब खुद आसानियाँ कर देते हैं, ठीक है बच्चे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में वतन अजीज़ को ज़रूर याद रखें, तमाम उम्मत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द इस वबा से, इस परेशानी से हम सबको जो है वो निजात दिलाएँ। अपना, अपने प्यारों को, अपने पेरेंट्स का, सबका बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।